So we will be doing movements unit 4 today. ये किस पेपर का है? पेपर 14B लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स का. ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर LU. नाउ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि रिफॉर्मेशन और रेनेसा से ये स्टार्ट हुआ है. वैसे तो बहुत से मूवमेंट्स हैं लिटरेचर में आपके, बट वी आर स्टार्टिंग हियर विथ रिफॉर्मेशन एंड रेनेसा, जो हमारे यूनिट का पहला नाम है. सो रिफॉर्मेशन क्या है? रिफॉर्म मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में एकदम से बदलाव होना. मतलब ऑब्वियसली नॉट एकदम से, ग्रेजुअली ही बदलाव होता है, रिफॉर्म लाया जाता है. सो किसी चीज़ में बदलाव होना. क्या रिफॉर्म होने वाला है यहाँ पर? क्या हम चेंजेस लाने वाले हैं? क्या बदलने वाले हैं? दैट इज़ उस वक्त जब ये आपका है 16th सेंचुरी का, तब उससे पहले जितना भी पोप का था अथॉरिटी, ठीक है, और जो चर्च आपका इंडल्जेंसेस बेचते थे, ठीक है, जो वहाँ के हायर रहते थे, वो जो इंडल्जेंसेस बेचते थे. अभी इंडल्जेंसेस क्या है भाई? तुम हे अगर तुमने कोई चीज़ की है, कोई कन्फेस कर दो तुम आकर, मैंने ये क्राइम किया है, जो भी किया है, तो उसके बदले में एक तरह से तुम्हें इंडल्जेंस मिलता था. कि समझिए गॉड की तरफ से वो लोग बैठे हैं, वो गॉड के ठेकेदार बैठे हैं, समझिए. हाँ, और वो आपको दे रहे हैं कि हाँ, ये तुमने माफ़ी मांगी, तुम्हें माफ़ीनामा एक तरह से मिल गया है. ठीक. तो भाई ये चीज़ आपको खरीदनी पड़ती थी. ठीक. सो इससे ये पैसा कमा रहे थे और लोगों को क्या बना रहे थे? उल्लू बना रहे थे. सो अक्टूबर 31 1517 में क्या हुआ? मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस को जाकर डोर पे लगा दिया. कोई इनके खिलाफ आवाज़ तो नहीं उठा सकता था ना, लेकिन उसने जाकर डोर पे लगा दिया कि कॉमन पीपल जाके चर्च के डोर पे लगवाया. कहाँ? कैसल चर्च के विटेनबर्ग और जर्मनी में है कि, ठीक है, वहाँ जाकर लगा दिया. ये अब लोग पढ़ सकते हैं, कॉमन पीपल, और पढ़कर वो ये जानेंगे कि जो इंडल्जेंस बेचने की इन लोग की वो है, या जो भी ये लोग करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं चर्च में, जो गलत काम कर रहे हैं, वो सब रुकवाने का. ठीक है. तो इसमें बहुत से जो लीडर्स थे वो थे मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, और इस सब का रिएक्शन क्या हुआ कि जो पोप की अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया गया. वो फिर उसके बाद अथॉरिटी गिर गई एंड इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ, किसमें? पहले कैथोलिज्म चल रहा था, अब क्या हो गया? प्रोटेस्टेंटिज्म स्टार्ट हो गया. ठीक है. रेनेसा मूवमेंट क्या है? रेनेसा वो है, रेनेसा मतलब रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ द कल्चर. जो हमारे एशियन कल्चर्स थे उससे हम यहाँ पर चीज़ें अपने क्लासिकल आर्ट से, एशियन ग्रीक रोमन से हम क्या उठा रहे थे कि इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और अब हम क्या लेके आ रहे थे? उसी में रिवाइवल लेकर आ रहे थे. वही क्लासिकल लिटरेचर सब कुछ वापस आ रहा था. और रेनेसा से ही, रेनेसा के बीच में, रेनेसा ही क्या है? रीबर्थ, रिवाइवल. ये वो टाइम था जब बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी. आपके जोनाथन गुटनबर्ग ने आपके जो है प्रेस लेके आई थी. ठीक है. ऐसे ही बहुत से डिस्कवरीज हो रही थी. कंपस का इन्वेंशन हुआ था. कंपस से इन्वेंशन से क्या हुआ? आप बहुत नई कंट्रीज जान सकते हो. नई कंट्रीज जानोगे तो ऑब्वियसली नई कंट्रीज जैसे ही पता चलेंगी, आप वहाँ से रॉ मटेरियल से ट्रैक कर सकते हो. और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी. बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे, डिस्कवरीज हो रही थी इन चीज़ों की वजह से. जो नया नया रेलवेज बिल्ड हो रहे थे. ठीक है. तो बहुत कुछ ऐसा चेंजेस आ रहे थे. एंड इस वक्त आपके एक ह्यूमनिज्म भी डेवलप हुआ रेनेसां की वजह से. दैट इज़ आपका जो फोकस था वो ह्यूमन सेंट्रिक हो गया था. हम और लोगों के बारे में नहीं, कॉमन पीपल, इंसान, कॉमन इंसान के बारे में आप लिखने लगे थे. सो दैट आप अपने ही बारे में, क्यों? क्योंकि सो दैट आपकी ऑडियंस क्या बन पाए? कॉमन पीपल. पढ़ते कौन पाए? कॉमन पीपल. और कॉमन पीपल अगर पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका वर्क कॉमन पीपल पढ़ें, तो आप ऑब्वियसली उन्हीं के बारे में लिखेंगे, तभी तो वो पढ़ना चाहेंगे. तो ऐसी चीज़ें होती थी जिनसे वो खुद रिलेट कर पाए, ऐसा लिखा जा रहा था. इंडिविजुअलिज्म पे, मतलब खुद पे, इंसानों पर फोकस हो रहा था, कॉमन पीपल पे फोकस हो रहा था. ठीक है. इसके बाद आता है, और ये आपका रेनेसा पूछा जाता है कि कहाँ से बिगनिंग हुई थी. तो इटली में लेट 14th सेंचुरी में बिगनिंग हुई थी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरे अर्ली 15th सेंचुरी में रफली 30 आपका हो गया.
टू 1400, ठीक है, 1300 से 1400 के बीच में आप मान रहे हो। और ये रहे हैं हम देख कि इसमें आपको मिलता है कि रेनेसा इटली से स्टार्ट हुआ है एंड धीरे धीरे करके वो पूरे यूरोप में आखिरी तक फैल जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्म जो है न्यो क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म। अब ये दोनों वर्ड साथ में इसलिए लिए गए हैं बिकॉज ये एक दूसरे के मतलब रोमांटिसिज्म जो हमारा आया वो न्यू क्लासिकल का रिएक्शन था, ठीक है। न्यू क्लासिकल का रिएक्शन क्यों था, आखिर न्यू क्लासिकल था क्या, ये जानते हैं पहले। न्यू क्लासिकल वो था जब मिड लेट 18th सेंचुरी की बात हो रही है ना, रफली 1760s, तब क्या है ये बहुत अच्छे से कि आपको इस पर्टिकुलर ऑर्डर में चीज़ें लिखनी है ना। आपको रोमांटिसिज्म जब आया वो एकदम अलग क्यों हुआ, क्योंकि न्यो क्लासिकल बहुत स्ट्रिक्ट जा रहे थे कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में लिखनी है, इन पर्टिकुलर फॉर्मेट में चीज़ें रखनी है, क्लियरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए तुम्हारी चीज़ में। और यहाँ पर कोई भी साज सज्जा और इस सब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम फोकस किस पे करेंगे, हम अपने इंटेलेक्ट यानी दिमाग पर फोकस करेंगे, ना कि इमोशंस पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, हम दिमाग पे फोकस करेंगे, इंटेलेक्चुअल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चीज़ें लिखेंगे, करेंगे। अब जब इतना जो भी चीज़ देखिए बढ़ती है, राइट, आप लिटरेचर में देखोगे, अब हिस्ट्री में देखोगे, जो भी मूवमेंट, किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है तो उसका अंत निश्चित होता है, राइट। दैट इज़ कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा हो रही है ना, स्पेसिफिक ऑर्डर में ही करना है, ऐसे ही लिखना है, ये इतना ज़्यादा हो गया, देन उसके बाद इसके रिएक्शन में कौन लोग उठेंगे, वही जो इमोशंस को सपोर्ट करते हैं, जो ये मानेंगे कि पोइट्री जो होती है वो आपके दिल से निकलती है एंड आपके इमोशंस को आप बयां कर सकें, इसलिए आपको कोई भी पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम या पर्टिकुलर ये वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, कि ये नहीं कि पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लिखना है। तो नियो क्लासिकल के अगेंस्ट रोमांटिसिज्म जो उठे, उन्होंने यही कहा कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखो, ये नहीं है। वर्ड्सवर्थ का क्या कहना था कि पोइट्री क्या है भाई, इमोशंस जो हैं आपके जो निकल रहे हैं, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, राइट, जो ओवरफ्लो हो रहा है इमोशन का, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, लाइक तो तुम्हारा जो निकल है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो एकदम जो चलता जा रहा है, राइट, दैट इज़ व्हाट वर्ड्सवर्थ सेड। और ये स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है, बहुत लोग उल्टी पुल्टी डेट लिखते हैं कि रफली 1800 से, या ऐसे मेन जो स्टार्टिंग आपकी मानी जाती है, ऑब्वियसली उससे पहले रोमांटिक वर्क लिखे जा रहे थे, या आप कहो ऐसे तो आप शेक्सपियर के भी काफ़ी वर्क्स देखेंगे जिसमें रहेगा या लगेगा कि रोमांटिसिज्म था, राइट। तो लेकिन मेनली ये जो मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट का कहाँ से बिगिनिंग हुई है, दैट इज़ एक पब्लिकेशन हुआ था आपका 1798 में, लिरिकल बैलेड्स का, जो कि किसने पब्लिश किया था, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने। उन्होंने अपने पहले एडिशन में, बुक के एडिशंस आते हैं पहले, फिर आप दूसरे उसमें कुछ रिवाइज करके दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन ऐसे निकालते रहते हो, ठीक है। तो पहला जो एडिशन था उसमें उन्होंने अपना कोई नाम नहीं लिखा था, बट उन्होंने ऐसी टाइप की चीज़ें लिखी थी, लेकिन वो लोगों को, उन्हें लगा था पसंद नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये समथिंग अगेंस्ट था न्यू क्लासिसिज्म, लेकिन लोगों को वो पसंद आया इतना ज़्यादा कि जो सेकेंड एडिशन निकाला उसमें इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी डाला था। मैनिफेस्टो क्या, कि रोमांटिक पोइट्री जो है वो ऐसे लिखी जाएगी बिना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो किए, आप अपने इमोशंस को जहाँ व्यक्त कर पाए, दैट इज़ रोमांटिक पोइट्री। अच्छा, कुछ लेक पोएट्स होते हैं इसमें, दैट इज़ जो एक लेक के पास रह रहे थे, लेक डिस्ट्रिक्ट के पास रह रहे थे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ हो गए, कॉलरिज हो गए, सर्दी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज मॉडर्निज्म क्या था, राइट, व्हाट वाज मॉडर्निज्म। अब मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को साथ में फिर इसलिए रखा गया है बिकॉज पोस्ट मॉडर्निज्म की क्या था, रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म क्या है, मॉडर्निज्म वो था जो अर्ली 20th सेंचुरी में आपका प्रिवेलेंट था, और याद रखें कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में लिखे गए चीज़ें, राइट। सो इनमें क्या होगा, एक इंसान का इनर टर्मोइल दिखाया जाएगा, वो परेशान है दिखाया जाएगा। इसी वक्त तुम्हारा थिएटर ऑफ अपसर्ड जो थे, है ना, अपसर्डिज्म, कि बिल्कुल पता ही नहीं है जो वर्ड लिखा गया है वो एकदम अपसर्ड है, क्या है पता नहीं, उल्टा क्या मीनिंग निकल
निकल रहा है दैट इज़ मीनिंगलेस, लेकिन हाँ अगर तुम उसमें डिफाइन करो तो कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता था, राइट। और सामने से तुम्हें लगेगा कि क्या ही बकवास लिख दिया है, लाइक वेटिंग फॉर गोडोट था, है ना। तो ये मॉडर्निज्म में ये सब चीज़ें टेक्निक्स चल रही थी तुम्हारा, जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के यूज़ हो रहे थे, राइट। जब आपका मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, ठीक है, उस वक्त जो लिखे जा रहे थे, इनर टर्मोइल दिखाया जा रहा था, वो सब। और मॉडर्निज्म स्टार्ट में क्या करता है, वो एम्ब्रेस करता है जो इनोवेशन होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, और एक ब्रेक था ट्रेडिशनल फॉर्म्स से, ट्रेडिशनल फॉर्म्स के से अलग था कुछ ये, ठीक है। और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैंने तुम्हें बताया ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इसमें यूज़ होती थी एंड क्वेश्चन करते थे ये सोसाइटी के नॉर्म्स को। और मॉडर्निज्म में एक चीज़ ये भी देखने को तुम्हें मिलेगी कि वो क्वेश्चंस उठाते थे, राइट, क्वेश्चन उठाते थे, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ये जो वॉर हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, उस पर लोगों का क्या असर पड़ रहा है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट देन उसके रिएक्शन में आता है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म, जो कि इमर्ज होता है मिड 20th सेंचुरी। वो था अर्ली 20th सेंचुरी, ये है मिड 20th सेंचुरी में आया। ये अगेंस्ट था मॉडर्निज्म के अगेंस्ट। क्या अगेंस्ट था? क्योंकि ये जो ग्रैंड बड़े बड़े नरेटिव्स कि हम ये निकालेंगे, हम वो निकालेंगे, हम ये सोल्यूशन निकालेंगे, वो सबसे हटके वो डायरेक्टली कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहा था, बस जो था वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा था, या कह रहे हो बता रहा था। इन द शॉर्ट थिंग कि अब सॉल्यूशन, लोग थक गए थे सॉल्यूशन निकाल के, अब नहीं निकालना था लोगों को सॉल्यूशन, डायरेक्टली जो हो रहा था बस वही बात हो रही थी। यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म में तुम्हें, मॉडर्निज्म ने काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ों को इन्वेंट करने की कोशिश की, और उससे भी ज़्यादा पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत सारे न्यू जॉनरा तुम्हें निकलते हुए दिखेंगे, न्यू चीज़ें दिखेंगी। लाइक इंटरटेक्सुअलिटी हो रही है, एक टेक्स्ट, इंटरटेक्सुअलिटी क्या है, जब एक टेक्स्ट में आप दूसरे टेक्स्ट का रेफरेंस दे रहे हो। लेकिन इसकी वजह से यूजुअली एक प्रॉब्लम भी आती थी, इसका ड्रॉबैक मैं एक बताती हूँ इंटरटेक्सुअलिटी का, कि जब तुम एक वर्क में दूसरे का रेफरेंस दे रहे हो, कोई किसी का रेफरेंस दे रहा है, कोई किसी का, तो इसमें क्या होता था पता एक्चुअली नहीं चल पाता था। कभी कभी बहुत से वर्क कॉपीड हो जाते थे, या बहुत से वर्क के जो ओरिजिनल ऑथर हैं वो नहीं समझ में आते थे कि आखिर इसको किसने लिखा है, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। नाउ पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था, पोस्ट कोलोनिज्म क्या था। पोस्ट कोलोनिज्म, कोलोनियल इंडिया, आप जानते हो कोलोनियल क्या होता है, जब आप कैप्चर्ड होते हो तो उसके बाद की बात होगी। तो जब आप कैप्चर्ड हो, पोस्ट कोलोनिज्म मतलब अब आप फ्री हो चुके हो, ठीक है, किसी का भी और दूसरी कंट्री का, किसी और का शासन नहीं है आपके ऊपर, तो क्या होगा, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट होगा ना। ऑब्वियसली आप बहुत सारी नई चीज़ें, नए इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे होगे, अपने कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होगे, और जो आपका इम्पैक्ट पड़ा है उस कॉलोनाइजेशन का, जब आप कैद थे, जब आप किसी के शासन में थे, उसके बारे में बताओगे कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसे कैसे कैसे सुधारा जाता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन कल्चर, आइडेंटिटी, सोसाइटी, इन सब पे। और ये क्या एक्सप्लोर करते थे, कैसी थीम्स एक्सप्लोर करते थे, रेजिस्टेंस की, हाइब्रिडिटी की, हाइब्रिड जब मिक्स करके आप बातें कर रहे हो, राइट, एंड रिक्लेमिंग ऑफ नरेटिव्स, ठीक है। दोबारा से सब कुछ आपका कल्चर का रिवाइवल हो रहा होगा, आप और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चीज़ें ला रहे होगे, बात कर रहे होगे कि क्या और सुधार लाए जा सकते हैं, ऐसे वर्क प्रोड्यूस कर रहे होगे, ठीक है ना। न्यू क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म एंड मार्क्सिज्म, ये सब क्या है, ये सब आपके मिड 20th टू लेट 20th सेंचुरीज़ की बात हो रही है, राइट, जिसमें न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, प्रोमिनेंट था ये मिड 20th सेंचुरी में, और ये फोकस करता था, बहुत ध्यान से सुनना, क्लोज रीडिंग एंड एनालिसिस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट विदाउट कंसिडरिंग। इसमें आप क्या नहीं कंसिडर करते थे, आप बहुत ही डीपली ढंग से एक टेक्स्ट को पढ़ते थे, ठीक है। क्या पढ़ते थे, एक टेक्स्ट को पढ़ते थे। मान लीजिए मैंने आपको कोई भी वर्क दिया, आप उस वर्क को पढ़ोगे, लेकिन आप उसमें क्या ध्यान रखोगे कि तुम उसको इतनी डीपली पढ़ो, बहुत अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करो, समझो कि उसमें ऑथर क्या कहना चाह रहा है, जानो कि उसकी क्या थीम्स थी, जानो कि उसके क्या मैसेज देना चाह, सब कुछ जानो। लेकिन ये मत जानो, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि ये जब ऑथर लिख रहा था, जब ये पर्टिकुलर वर्क ऑथर प्रोड्यूस कर रहा था, तब उसके मन में क्या चल रहा था।
अच्छा, उसने ऐसा कुछ लिखा है अबाउट डिवोर्स, अच्छा तो उसका डिवोर्स हुआ होगा, ये सब नहीं सोचना है। उसका बैकग्राउंड क्या रहा, उसकी बायोग्राफी क्या थी, बायोग्राफी मतलब उसकी पूरी लाइफ की चीज़ें क्या चल रही थी उसके साथ, जो उसने ऐसा वर्क लिखा, ये सब हटाकर तुम्हें सिर्फ फोकस किस पे करना है, वर्क पे, यानी क्लोज रीडिंग एंड एनालिसिस ऑफ वो लिटरेरी टेक्स्ट जो तुम्हें आईले प्रोड्यूस किया गया है, तुम्हें सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। और बाकी के एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑथर की लाइफ से रिलेटेड या उस टाइम की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या हिस्ट्री में चल रहा था, कैसी कल्चर वो थी, इस सब से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस पे दिमाग लगा रहा था, ये दिमाग लगा रहा था खुद वर्क पे। आप वर्क पे फोकस कीजिए, समझ गए न्यू क्रिटिसिज्म, इसीलिए ये न्यू क्रिटिसिज्म है। आपको सारा कुछ ध्यान किस पे लगाना है, सिर्फ वर्क पे लगाना है, बाकी बकवास एक्सटर्नल बातों पर नहीं। ना फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म ऑब्वियसली जिसकी इतनी वेव आई हैं कि अभी तक इसकी वेव चल रही है, ये बहुत लेट कंसेप्ट है, या आप कहो आपके मिड 20th और ऐसे में ही स्टार्ट हुआ और ये आज तक चल रहा है, इसकी वेव आज तक एक नेक्स्ट वेव चल रही है, राइट। वाई, बिकॉज अभी तक इसकी पूरे सोल्यूशन जो वो चाह रहे हैं वो नहीं मिला है। ठीक है, डिफरेंट वेव्स में हमारे मोटो डिफरेंट थे। फेमिनिज्म वो है जो आपका किस तरह से लिटरेचर कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, लिटरेचर में आप ऐसे वर्क लिखो जो कि हमारे जेंडर रोल्स किस तरह से शेप कर दिए जाते हैं या पर्टिकुलर नॉर्म्स में कैसे हमें डाल दिया जाता है, उससे हमें निकाला जा सके। ऐसे वर्क्स जो थे वो फेमिनिज्म थे, वो वर्क जो क्रिटिक कर रहे थे मेल डोमिनेंट सोसाइटी को। एंड फेमिनिज्म को लोग ज़्यादातर कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये है, उसमें वो वर्क लिखे जाएंगे जिसमें हम बुराई कर रहे होंगे मेल की एंड अच्छाई कर रहे होंगे फीमेल की, फीमेल को अपलिफ्ट कर रहे होंगे। नो नो, अ बिग नो, इट वाज नॉट दिस, इट वाज दिस कि यहाँ पर इक्वल की डिमांड हो रही थी। स्टार्ट से एक इक्वल स्टेटस, देन एक इक्वल राइट, वोटिंग राइट्स की डिमांड हुई, राइट। आपको पता है कि मेल को पहले वोटिंग राइट्स मिल गई थी, पहले से तो कॉमन मेल को भी नहीं थी, देन कॉमन मेल को मिली, फिर जाकर हमने जब लड़ाई की बहुत सारी वुमेन ने, है ना, और बहुत सारे ऐसे वर्क प्रोड्यूस हुए, बहुत सारी ऐसे पॉलिटिकल में बातें हुई, एंड देन जाकर द वुमेन ऑल्सो गॉट द राइट टू वोट। सो ऐसे ही ये फेमिनिज्म ऐसे ही चलता आया, एंड नाउ जो वेव चल रही है, इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग कंप्लीट इक्वालिटी बिटवीन बोथ ऑफ द सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल, की पर्टिकुलर जिन नॉर्म्स में हमें डाल दिया जाता है उनसे निकाला जा सके, या पर्टिकुलर ये चीज़ सिर्फ मेल की नहीं है, या ये पर्टिकुलर फील्ड सिर्फ और सिर्फ फीमेल की नहीं है, राइट। ये करने के लिए दैट मेल फीमेल आर नॉट जस्ट मेंट फॉर केयर टेकिंग वर्क और द किचन वर्क और समथिंग, या अगर मेल आर ऑल्सो नॉट जस्ट मेंट फॉर द आउटिंग वर्क और द वर्क विच रिक्वायर हार्ड लेबर और समथिंग और स्ट्रेंथ, बिकॉज बोथ कैन डू बोथ द थिंग्स वट एवर दे लाइक टू, वट एवर देयर फेवरेट कलर वुड बी, दे वुड लाइक टू चूज। सब कुछ उन आप खुद की चॉइस से करोगे, नॉट व्हाट द सोसाइटी सेट यू एज अ रोल ऑफ जेंडर। ठीक है ना। मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली इकोनॉमिक्स से लिया गया है, बिकॉज कार्ल मार्क्स इज मोस्टली नोन फॉर द इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनको कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ही जाना जाता है। ये शुरुआत कब हुई, जब 1848 में एक पैम्पलेट पब्लिश होता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, ये किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, मार्क्स और एंजल्स के द्वारा 1920s में। ठीक, especially obviously I told you that it is 1848 में पैम्पलेट पब्लिश हुआ। तो पैम्पलेट में क्या था, ये बता रहा था, इन्होंने हिस्टोरिकल स्टडी की थी पूरी, है ना, और कार्ल मार्क्स का ये मानना भी था कि उन्होंने पहले तो स्टडी करके देखा, पूरी हिस्ट्री उठा कर देखी, राइट, सारे टाइम से, कि आखिर ये रूल है क्यों, है ना, कि एक हैव है एक हैव नॉट है। तो उन्होंने पाया कि हर सोसाइटी में हैव और हैव नॉट्स थे। पहले जब हम रहते थे, जो लाइक जंगल वंगल में आप रह रहे हो पहले, तो कोई इतना
था नहीं, जिसका जो मन, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कुछ नहीं था, लोग जिसका जो मन आता था, जहाँ लैंड पे रहना है लहरे रहा है, कोई एक्वायर नहीं करता था कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो एक इंसान ज़्यादा स्ट्रेंथ वर्दी था या कुछ था, उसने क्या किया, अपनी एक छोटी सी फैमिली बनाना स्टार्ट कर दिया। देन एक ग्रुप बन गया, उस ग्रुप का वो लीडर हो गया। देन धीरे धीरे ये सब स्टार्ट हुआ। फिर क्या हो गया, वही फ्यूडरल रॉड्स आ गए आपके, है ना, एक ज़मींदार हो गया और एक उस ज़मीन पे काम करने वाला इंसान हो गया। और इस टाइम की सोसाइटी में, उनके टाइम पे लेटेस्ट में क्या था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, जिसमें एक वर्किंग क्लास था, ठीक है, जिसको वो क्या कहते हैं, प्रोलिटेरिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोलिटेरिएट कहते हैं। और एक बुर्गीज क्लास था। बुर्गीज क्लास जो था वो कौन था, हमारा वो जिसके कैपिटलिज्म, ठीक है, जिसे कैपिटलिस्ट कहते हो तुम, जो होल्ड करता था, जिसकी है प्रॉपर्टी, या अभी भी आप देखो वो अभी भी है, राइट, जो ओन करता है एक पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर चीज़ का ओनर है, ठीक, और उसके अंडर जो वर्किंग क्लास है, जो वर्क कर रहा है, दैट इज़ प्रोलिटेरिएट। तो इनके बीच में हमेशा एक क्लास स्ट्रगल रहता है, और ये हमेशा हिस्ट्री से, जब से एक्वायरिंग शुरू हो गई तब से स्टार्ट हो गया है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज़्यादा ओनरशिप है, वो हमेशा रूल करता है, और हमेशा एक डिफरेंस रहता है हैव और हैव नॉट के बीच में। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो यही सब इन वर्क में, अब मार्क्सिज्म में लिटरेचर का क्या काम है, लिटरेचर का ये काम है कि लिटरेचर का ये पढ़ के बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए, बहुत लोगों ने किसके बारे में लिखा, सोसाइटी के इसी इशू, कौन से, क्लास स्ट्रगल, आइडियोलॉजी, और ये जो पावर डायनामिक्स मैंने तुम्हें समझाई ना, कि पावर डायनामिक्स कैसे बनता है, ये सब आपके टेक्स्ट में मिलने लगा आपको। दैट इज़ मार्क्सिज्म की पूरी जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई ना। सरलिज्म क्या है, सरलिज्म WW1 यानी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ड्यूरिंग चल रहा था ये सब, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड एक थे जिनसे ये बहुत ज़्यादा लोग एकदम इफ़ेक्ट हुए थे, और तभी जाकर आपका सरलिज्म स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और मेनली एंड्री ब्रेटॉन बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हुए थे। किनसे, सिगमंड फ्रॉइड थे, जिनका ये मानना था, क्या मानना था सिगमंड फ्रॉइड का, उनका ये मानना था कि आपके एक अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, साइंस स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे, या नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। अनकॉन्शियस माइंड वो है जो बैक ऑफ द माइंड है। एक मेमोरी आपकी कॉन्शियस होती है, राइट। कॉन्शियस माइंड में आपका सब कुछ जो अभी रटा, जो वो है, जो जिसमें आप बिल्कुल अपने होशो आवाज़ में रहते हो। अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें जो कहीं ना कहीं धुंधला आपकी मेमोरी में स्टोर होता है। यूजुअली आप MCQs लगाते वक्त या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते वक्त देखोगे, अरे यार ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, ये सही है, दिमाग से कर लिया, शायद कहीं पढ़ा था। तो दैट शायद कहीं पढ़ा था इज़ योर अनकॉन्शियस, इज़ फेड, वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है आपके अनकॉन्शियस माइंड में, जो तुमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, या कुछ ना कुछ मेमोरीज। तो सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि इंसान जो भी ड्रीम्स देखता है, जो भी उसकी विशेस होती हैं, जो अनफुलफिल रह जाती हैं, क्या रह जाती हैं, अनफुलफिल, या दबा दी जाती हैं। क्या कर दी जाती हैं, दबा दी जाती हैं। वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में रहता है कहीं ना कहीं, और वही आप जाकर अपने सपनों में या इस समय देखते हो, ठीक है। तो अगर आपको एक इंसान को समझना है या ग्रुप ऑफ पीपल को समझना है, तो आपको पहले क्या समझना होगा, उसके अनकॉन्शियस माइंड को। क्योंकि कॉन्शियसली तो तुम सच ही बताओगे। अब तुम एक टीचर, एक प्रिंसिपल को पसंद करते हो चाहे ना हो, कॉन्शियसली जब तुम अपने होशो आवाज़ में होगे, उससे तमीज़ से ही बात करोगे। बट व्हेन यूर अनकॉन्शियस, या कोई कुछ ड्रिंक पी लेता है, राइट, तो वो ढंग से नहीं, आप कुछ भी बोल रहा होता है, क्या बोल रहा होता है, जो रियल में वो है, राइट। आप अगर अपने अनकॉन्शियस माइंड में आ जाओ, या आप भूल जाओ चीज़ें, तो यू विल मतलब, या आप एक धुंधलापन में आ जाओ, या अनकॉन्शियस माइंड में आ जाओ, तो क्या करोगे आप, जो आप प्रिंसिपल के बारे में, टीचर के बारे में, किसी के भी बारे में, अपने हायर अथॉरिटी जिसको आप कॉन्शियसली रिस्पेक्ट कर रहे हो हमेशा, लेकिन अनकॉन्शियसली आप अगर नहीं उन्हें पसंद करते हो, तो वो सामने आने लगेगा। तो अगर तुम्हें एक इंसान को जानना है इनके अकॉर्डिंग, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें जो उसके डबे ड्रीम, डबे एस्पिरेशंस, डबे विशेस और रियलिटी है वो है, ठीक। तो लोगों ने यही करना स्टार्ट किया, क्या प्रेस करना स्टार्ट किया अपने वर्क में, इरैशनल चीज़ें जो तुम्हें लगेगा यार ये क्या ही बना दिया गया है, वो उनके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, वो निकाल कर ऑथर बना देता था। स्पेशली बना देता था, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग से स्टार्ट थी मूवमेंट, ठीक है।
तो उसमें ड्राइंग में तुम्हें लगेगा कि क्या बना दिया, अजीब चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, दैट इज़ सरलिज्म। और ऐसा ही अजीब सा इर्रेशनल बिहेवियर, रैशनल क्या होता है, जो दिमाग से सोचा गया समझा गया चीज़ हो, इर्रेशनल जो भी आ रहा है मन में, राइट, इर्रेशनल ड्रीम लाइक चीज़ें तुम्हारी दिखती हैं। आर्टिस्ट इसमें जो फेमस थे वो सैल्वाडोर डाली एंड योर राइटर्स लाइक, राइटर्स कौन थे जो फेमस थे, मैंने बताया एंड्री ब्रेटॉन, जिन्होंने मेनली इसे स्टार्ट किया था बिकॉज किसके इन्फ्लुएंस से, सिगमंड फ्रॉइड के इन्फ्लुएंस से। एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 19वीं सेंचुरी का, वो ये है कि लोग अपनी खुद की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाने लगे थे, ठीक है, एक फिलोसफिकल मूवमेंट था। फिलोसफिकल क्या होता है, जब आप बड़ी वैसी बातें कर रहे हो तो नॉलेजेबल बातें कर रहे होते हो, या बहुत फिलोसफी में नॉलेज टाइप्स में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वैसे में नहीं बट फिलोसफिकली में, नॉलेज में, सिद्धांतों की बातें करने लगते हो। आप जब बात कर रहे हो कि मेरा क्या ही एग्जिस्टेंस है, ये जो हम जी रहे हैं, ये जो लाइफ है, ये बिल्कुल क्या है, मीनिंगलेस है। ऐसे ही जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, वेटिंग फॉर गोडोट एक था, ठीक है, तो ये सब ऐसा वर्क क्या है कि मीनिंगलेसनेस को दिखाता है कि आप एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो भाई, एग्जिस्टेंस पे आप सवाल उठाने लगते हो। हमारा जो द हेरी एप है उसमें भी एग्जिस्टेंशियलिज्म की कहीं ना कहीं तुम्हें एक, वो है तो एक्सप्रेशनिस्ट प्ले लेकिन एग्जिस्टेंस पे वो अपने क्वेश्चन करता है, तो ये एज अ थीम है वहाँ पर, एक्सटेंशियलिज्म की थीम है तुम्हारी, कि वो अपने एग्जिस्टेंस पे आखिरी में क्वेश्चन करने लगता है कि क्या मैं ये एनिमल वर्ल्ड में भी नहीं बिलोंग करता हूँ। तो जो निचले लोग होते हैं, राइट, या जो लोग दबा दिए जाते हैं, जिन्हें कोई सोसाइटी में अपनाता नहीं है, वो अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाने लगते हैं। और कौन लोग एग्जिस्टेंस पे अपने क्वेश्चन उठाने लगते हैं, ऐसे वर्क्स तुम्हें मिलेंगे उन राइटर्स के मेनली जहाँ पर जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे मतलब इधर उधर हो गए, डायस्पोरिक, डायस्पोरिक समझते हो, रहता कहीं और था और फिर उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गया, ऐसे टाइप के राइटर्स हो गए। वो सब क्या करेंगे, जिनकी मदर कंट्री कोई और थी, कहीं और शिफ्ट हो गए, या फिर आपकी बंटवारा हुआ जब, तब बदल गए, इधर से उधर हो गए, जो लोग वो अपनी मैच नहीं कर पाते हैं आइडेंटिटी जिन लोग के साथ वो रह रहे हैं, सो वो अपने क्वेश्चन करने लगते हैं एग्जिस्टेंस को। और ये मेनली तब हो रहा था जब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब चीज़ें आपकी हो रही हैं, जब वॉर्स हो रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे कि भाई मैं एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ, इंसान को एक दिन कट मर जाना है, तो हमारा एग्जिस्टेंस किसी मतलब का नहीं है। ऐसे वर्क्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, जो क्यों, अब तुम सोचोगे ऐसे वर्क क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि ओब्वियसली रियलिटी को दिखा रहे हैं, राइट, उस टाइम की जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं कि हमारा कोई एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। और ये बहुत फिलॉसफी में चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी टाइप्स में चले जाते हैं। एक्सप्रेशनिज्म मैंने बताया, जैसे कि एक्सप्रेशनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्सप्रेशनिस्ट प्ले कौन सा है, दैट इज योर द हेयर, जो हमारे कोर्स में है। वाई, बिकॉज उसमें क्या होता है, कैरेक्टर पे मेन फोकस होता है एक्सप्रेशनिज्म में। ये 20th सेंचुरी का है, ठीक है, आर्ट मूवमेंट्स मेनली ये थे, ठीक है, तो ये आर्टिस्ट से स्टार्ट हुआ एंड देन राइटिंग में, हमारे लिटरेचर की राइटिंग में भी आने लगा अर्ली 20th सेंचुरी का मूवमेंट। और इसमें क्या करते थे, हम इंसान के इनर इमोशन की बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट द आउटर वर्ल्ड। हम किसकी बात करते थे, इंसान के इनर इमोशन, वो अंदर क्या सोचता है, वो अंदर किस तरह से टूट रहा है, उसके अंदर ही अंदर क्या जंग चल रही है, कौन सा इनर टर्मोइल है, ठीक है, और वो जो पूरा वो एलिनेटेड फील कर रहा है वर्ड से, एलिनेशन की तुम्हें थीम बहुत दिखेगी एक्सप्रेशनिज्म में, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं। और उसमें विविड कलर्स का यूज़ करते थे लोग, आर्टिस्ट लोग, दिखाने के लिए ये सब। इम्प्रेशनिज्म क्या है, इम्प्रेशनिज्म लेट 19th सेंचुरी का है। किसका है, लेट 19th सेंचुरी में मेनली ये फ्लरिश हो रहा था, मतलब बहुत चल रहा था। क्या था ये कि आप जब आपका फोकस जो है वो कैरेक्टर के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे होगा रादर देन कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब आप डायरेक्ट बात कर रहे होते हो ऑब्जेक्टिव रियलिटी की, लेकिन सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आंसर में टिक करते हो सिर्फ, है ना, डायरेक्ट जो है आंसर सही तो सही, गलत तो ज़ीरो। लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर लिखते हो उसमें क्या करते हो, सब्जेक्टिव में आप अपनी कंसेप्ट को समझ के जाते हो, और हर आंसर, हर किसी का आंसर कुछ ना कुछ अपने मर्जी से बना हुआ होता है उस एक कंसेप्ट को समझ के, अलग अलग आंसर्स में। दैट इज़ वॉट वी आर स्टडिंग इन इम्प्रेशनिज्म। हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हर एक कैरेक्टर का देख रहे हैं, रादर कि हाँ ऑब्जेक्ट में वो डायरेक्टली वो क्या है ये नहीं देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इसके आर्टिस्ट कौन है, क्लाउड
मोनेट एंड पियर ऑगस्टी रेनॉयर, ये सब आर्टिस्ट के नाम है, नॉट द राइटर्स नेम, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, आप ये सारा मूवमेंट जो था इम्प्रेशनिज्म का, ये किस पे फोकस कर रहा है आपका, अगेन जो एम्फसाइज कर रहा है आपकी मेन सब्जेक्टिविटी के करेक्टर्स को, ना कि ऑब्जेक्टिव पे। और इसमें बहुत सारे लाइट इफेक्ट्स का यूज़ किया जाता था, कलर्स एंड कैप के बाद हो गई एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कौन क्रेडिट किया जाता है कि उसने 95 थीसिस जाकर लगाती थी डोर पे कि लो है ना, पढ़ो इसे लोगों के लिए, कैसल चर्च पे विटिंगबर्ग में, तो मार्टिन लूथर थी। ओके, सो ये क्वेश्चन जो हैं हम लोग ऑब्वियसली करेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड and like this video if you got something from it. Thank you.